Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज स्टूडेंट क्वेश्चन का चौथा सेशन है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं, आज उन क्वेश्चन के आंसर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक दो बातें आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेंजर पे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट सेल फ़ोन मेरा जो नंबर है उस पर क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ स्टूडेंट मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मुख्तलिफ़ जगहों से क्वेश्चन को मैं कंबाइन करूँ। आज के बाद मैं सिर्फ उन क्वेश्चन को आंसर करूँगा जो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर हों। चूँकि हर स्टूडेंट का मैसेंजर, बहुत सारे मैसेंजर पे लोगों के मैसेज आते हैं, वहाँ पे ढूंढना कि कौन सा स्टूडेंट है और क्वेश्चन आया या नहीं आया, व्हाट्सएप से और इसी तरह सेल नंबर मेरा जो है वहाँ से मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए आइंदा काइंडली आप जो भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को किसी भी हवाले से हो तो वो आप मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, क्योंकि वहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे जब क्वेश्चन आएंगे तो मेरे लिए उनको पिक करना आसान होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया है, शुमाइला BS की स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू में। उनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ करंट एफिशिएंसी, कि करंट एफिशिएंसी क्या होती है। डियर स्टूडेंट, करंट एफिशिएंसी हमारे पास रेशो होती है, दो मैसेज के दरमियान रेशो होती है। कौन से दो मैसेज? एक वो मैस जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोड से लिबरेट या डिपॉजिट हो, एक वो मैस जो फैराडे लॉ को यूज करते हुए कैलकुलेट किया जाए। यानी करंट एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ, करंट एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ mass of substance actually liberated or deposited at electrode to mass of substance obtained theoretically using Faraday law। तो स्टूडेंट मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं करंट एफिशिएंसी इक्वल टू mass of product obtained actually, यानी एक्चुअल mass of product डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल mass of product, ये होगी करंट एफिशिएंसी। परसेंट करंट एफिशिएंसी जब हम बात करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। इसके एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये परसेंट करंट एफिशिएंसी होगी। इसको एक और तरीके से भी मैं लिख सकता हूं, करंट एफिशिएंसी बराबर होगी, किसके बराबर होगी? mass ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअल mass ऑफ प्रोडक्ट या एक्चुअल mass ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय GIT मल्टीप्लाइड बाय GIT, ये हो जाएगी करंट एफिशिएंसी। जबकि परसेंटेज करंट एफिशिएंसी की जब बात करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। उम्मीद है कि शुमाइला आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आया है, उस्मान हबीब मेरे अगेन BS के स्टूडेंट हैं, पीस कॉलेज एबटाबाद में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उनका क्वेश्चन आया था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरिक 3 ऑक्साइड हाइड्रेटेड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन उस्मान हबीब का था कि फेरिक 3 ऑक्साइड हाइड्रेटेड और फेरिक हाइड्रोक्साइड में कोई फर्क है और कुरियन के दौरान इनमें से कौन सा बनता है। यस उस्मान हबीब, इनमें फर्क है। ये दो मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड हैं। एक हमारे पास हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड है, एक हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है। केमिकली दीज आर डिफरेंट कंपाउंड, ये डिफरेंट कंपाउंड है, दो मुख्तलिफ कंपाउंड हैं। कुरियन के दौरान याद रखना, कुरियन के दौरान हाइड्रेटेड 3 ऑक्साइड बनता है। अब जब हम रिएक्शन करते हैं, हमारे पास एट द एंड रिएक्शन आ जाता है 2FeOH होल थ्राइस, 2FeOH होल थ्राइस, यानी 2 यूनिट बन जाते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड के। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कुरियन पढ़ते हैं तो ये कंपाउंड निस्बतन अनस्टेबल होता है। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फेरिक 3 ऑक्साइड के अंदर। कैसे? देखिए मेरे पास 2 आयरन है,
मेरे पास 6 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन से मिलकर 3 वाटर बना देंगे। अब मेरे पास 3 ऑक्सीजन रह गए, 2 आयरन है, वो मिलकर बनाएंगे Fe2O3। लेकिन जब कुरियन का हम रिएक्शन लिखते हैं, हम एट द एंड लिखते हैं Fe2O3 N2X मॉलिक्यूलर वाटर। अब यहां पे हम X मॉलिक्यूलर वाटर क्यों लिखते हैं? डियर स्टूडेंट, X मॉलिक्यूलर वाटर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपके पास ये 3 वाटर मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन के दौरान बने और मॉइस्चर वाले वाटर भी बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, तो इसलिए इन वाटर की तादाद का एग्जैक्ट तयन नहीं किया जा सकता। तो फिर हम लिख सकते हैं Fe2O3 N2X मॉलिक्यूलर वाटर। उस्मान अबीब, आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल में क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, एडवर्ड कॉलेज पेशावर के स्टूडेंट हैं, शापशाह उनका स्टूडेंट है। एक एमसीक्यू उन्होंने भेजा है कि कुछ आर्बिटाल उन्होंने दिए थे कि सर किस आर्बिटाल की एनर्जी आर्डर के हिसाब से कौन सी सीरीज करेक्ट बनती है। तो शापशाह याद रखना, आपका जो एमसीक्यूज था उसमें ऑप्शन बी करेक्ट बनता है, दैट इज 3s 3p 4s एंड 3d। ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट बनता है। ये करेक्ट आर्डर है इंक्रीजिंग एनर्जी का। आपके पास आपने जो और ऑप्शन बताए थे उसमें से एक था 3s, ऑप्शन ए था 3s और 3p 3d 4s। ऑप्शन सी आपने बताया था 3s 4s 3p 3d। ऑप्शन डी आपने बताया था 4s 3s 3p और 3d। तो यहां पे आपके क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन बी करेक्ट बनता है। ये ऑप्शन किस तरह करेक्ट बनता है? ये ऑप्शन इस तरह करेक्ट बनता है, याद रखना, आर्बिटाल की एनर्जी निकालते हैं n+l रूल्स है, जिसका n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यहां पे आप देखिएगा n+l 3 + 0 3 3 + 1 4 4 + 0 4 3 + 2 5। अब जब 2 का n+l बराबर आ जाए उसकी एनर्जी ज्यादा होती है जिसका n ज्यादा हो। तो हमारे पास इसका n+l 4, इसका भी n+l 4 आता है, लेकिन इसके n की वैल्यू ज्यादा है, तो ये करेक्ट आर्डर है इंक्रीजिंग एनर्जी का। अब इसको किसी और ऑप्शन पे जब आप अप्लाई करेंगे, इसका n+l 3 आता है, इसका n+l 4 आता है, इसका n+l 5 आता है, इसका n+l 4 आता है, तो ये इंक्रीजिंग आर्डर n+l नहीं है। इसलिए कौन सा इंक्रीजिंग एनर्जी आर्डर के हिसाब से इसमें करेक्ट था? तो बी ऑप्शन था। शापशाह, उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ब्लेस आईटी के नाम से कोई आईडी है। स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या आपकी क्लासेस फ्री हैं? यस, ये यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। आपको रोज़ाना की बेस पे लेक्चर मिलेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप उस प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछें, मैं वीडियो बनाकर उसका आंसर किया करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आया है, किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर क्या ईटा के अंदर इंग्लिश भी होती है? यस डियर स्टूडेंट, ईटा के अंदर 10% इंग्लिश होती है। 10% का मतलब क्या है? अगर मेरे पास 200 एमसीक्यूज हैं तो उसमें से 20 इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे। अब 20 इंग्लिश के जो एमसीक्यूज होते हैं तो 10% कंटेंट बनता है। अब 30% केमिस्ट्री बनती है, 40% बायोलॉजी बनती है हमारे पास। 30% केमिस्ट्री, 40% बायोलॉजी, 10% इंग्लिश, ये हमारे पास होगी 80% एंड 20% फिजिक्स। इस बात का क्या मतलब है? यानी 200 एमसीक्यूज में से 80 एमसीक्यूज होंगे बायोलॉजी के, 60 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के, 40 एमसीक्यूज फिजिक्स के और 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के। तो यस, इंग्लिश इज इंक्लूडेड इन ईटा टेस्ट। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का आंसर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जवाद आलम, अगेन ये मेरे बीएस के स्टूडेंट हैं, 8वें सेमेस्टर के, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसरा से। क्वेश्चन पूछा है कि सर अल्कोहल और फिनोल में से वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होता है? जवाब याद रखना, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिनोल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन अगर आपका मतलब अल्कोहल में से आपका मतलब है
इथेनॉल आपका मतलब है। तो लोअर अल्कोहल में अप टू कार्बन 4 अल्कोहल आर वाटर सॉल्युबल, चूंकि इनके साथ OH ग्रुप जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है उसको हम हाइड्रोफोबिक पोर्शन कहते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिंड्रेंस काज करता है। तो एक कार्बन वाला अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होता है, 2 वाला कम होता है, 3 वाला और कम होता है, 4 वाला और कम होता है, लेकिन 4 तक वाले वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, इसीलिए सोलबिलिटी रूल को थंब रूल कहते हैं। फिनोल लोअर अल्कोहल के मुकाबले में कम सॉल्युबल होता है, चूंकि फिनोल के अंदर बेंजीन रिंग होता है जो कि ज्यादा हाइड्रोफोबिक है एज कंपेयर टू लोअर एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन चेन, उसके मुकाबले में ये ज्यादा हाइड्रोफोबिक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, वाटर के साथ कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने देता है ऑक्सीजन को, इसलिए सोलबिलिटी ऑफ फिनोल इज लेस देन लोअर अल्कोहल। लोअर अल्कोहल से इसकी सोलबिलिटी कम हुआ करती है। इसको आपने एसिडिटी के साथ मिक्स नहीं करना है, एसिडिटी इज समथिंग डिफरेंट, सोलबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट। याद रखना, बोथ अल्कोहल और फिनोल की सोलबिलिटी आयोनाइजेशन से नहीं होती, इनकी सोलबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होती है। तो इसलिए नॉर्मली सोलबिलिटी ऑफ लोअर अल्कोहल is much higher than solubility of phenol. For example, methanol and ethanol are completely soluble in water, while phenol is partially soluble in water. Phenol water के अंदर मुकम्मल soluble नहीं हुआ करता। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन आया है जवाद आलम के क्वेश्चन के बाद, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है, केमिस्ट्री फैन के नाम से आईडी है, केमिस्ट्री फैन के नाम से आईडी और जगह का नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया। क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉपर 1 आयन वाटर में स्टेबल क्यों नहीं होता। व्हाट इज द रीजन कि व्हाई कॉपर 1 आयन इज अनस्टेबल इन वाटर। कॉपर 1 आयन वाटर के अंदर अनस्टेबल क्यों होता है। तो केमिस्ट्री फैन वाली आईडी के स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन का आंसर है कि एक्वस मीडिया के अंदर किसी भी आयन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी पे। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे, चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है चार्ज पे और साइज पे। चार्ज पे डायरेक्ट रिलेशन है, साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। कॉपर 1 आयन वाटर के अंदर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम है, ये अनस्टेबल होता है। कॉपर 1 आयन फौरन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है। कॉपर 1 आयन वाटर के अंदर फौरन कन्वर्ट हो जाता है कॉपर एटम और डाई पॉजिटिव कॉपर आयन में, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है और वाटर में स्टेबल होता है। इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कॉपर 1 आयन वाटर के अंदर फौरन कन्वर्ट हो जाता है कॉपर 2 आयन के अंदर। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह होता है, इससे बन जाता है कॉपर प्लस कॉपर, कॉपर प्लस कॉपर डाई पॉजिटिव आयन, यानी 2 कॉपर मानो पॉजिटिव आयन थे, एक कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन निकाला, वो कॉपर डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, एक कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो दैट इज द रीजन कि ये वाटर के अंदर इतना स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी डाई पॉजिटिव कॉपर के मुकाबले में बहुत ही कम है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये फौरन डाई पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मोहम्मद सुहेल आरीपुर से, ये क्वेश्चन आया है। मोहम्मद सुहेल आरीपुर रिपीटर हैं, उनका क्वेश्चन है कि सर मेरे पास इक्वेशन है NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे बनता है NO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम ज्यादा करने से रिएक्शन की रफ्तार पे फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रीवियस स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के लिंक्स मौजूद होंगे, वहां पे भी इसे देख लीजिएगा। मैं आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। याद रखना, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं NO2 की कंसंट्रेशन डबल करते हैं, रेड 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन डबल करते हैं, रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये रिएक्शन NO2 के हिसाब से सेकंड ऑर्डर है। कार्बन
मोनो ऑक्साइड के हिसाब से ये जीरो ऑर्डर है, तो इसकी रेट इक्वेशन बनेगी रेट इक्वल टू व्हाट, रेट इक्वल टू स्टूडेंट क्या है N2 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2 N2 CO की पावर 0। ये इसकी रेट इक्वेशन है। अब ये रेट इक्वेशन याद रखना बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं लिखी जा सकती। ये जो इक्वेशन है ये हमने कहां से लिखी, ये इक्वेशन एक्सपेरिमेंट से लिखी। एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि NO2 के हिसाब से ये सेकंड ऑर्डर है, CO के हिसाब से ये जीरो ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर इसका क्या है सेकंड ऑर्डर है। अब ये सेकंड ऑर्डर किस तरह है, इस ऑर्डर को हम जस्टिफाई करेंगे बाय राइटिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट एक बात याद रखना, जब रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट हो, जब रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट हो तो रिएक्शन स्टेप में होता है, ऐसा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाता है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं। एलिमेंट्री स्टेप में जो स्टेप सबसे स्लो होता है उसे रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जितनी स्पीशीज इन्वॉल्व होंगी उन पे ही रिएक्शन की रफ्तार डिपेंड करेगी, वही रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमिन करेंगी। इस रिएक्शन का ऑर्डर कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, NO2 रिएक्ट विद NO2, NO2 रिएक्ट विद NO2। इससे स्टूडेंट मेरे पास बनता है NO3 प्लस NO, यानी एक ऑक्सीजन NO2 का ये ले लेता है, NO3 बन जाता है, साथ NO बन जाता है। अगले स्टेप में NO3 रिएक्शन करता है CO के साथ, बन जाता है CO2 प्लस NO2। अब स्टूडेंट अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये NO2 इस NO2 से कैंसिल हो जाएगा, NO3 इस NO3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास क्या बचा, NO2 प्लस CO, जिससे बना CO2 प्लस NO। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब ये जो पहला स्टेप है स्लो स्टेप है, इस स्लो स्टेप में NO2 के दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं, तो इसी पे रिएक्शन का ऑर्डर और रेट डिपेंड करेगी। अब यहां पे देखिएगा रिएक्शन का ऑर्डर NO2 के हिसाब से सेकंड ऑर्डर है, ये स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप में कोई कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए रिएक्शन की रफ्तार कार्बन मोनोऑक्साइड पे डिपेंड नहीं करती। इसके हिसाब से जीरो ऑर्डर, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड। तो ये हुई बात कि कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर रिएक्शन की रफ्तार क्यों डिपेंड नहीं करती। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आया है, इस पे बात कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन पूछा है ईसा खान जदून ने। ईसा खान जदून का क्वेश्चन है कि सर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ईसा खान जदून बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, वो एज ए सॉल्वेंट बिहेव करता है। रिएक्शन की रफ्तार उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ऐसे रिएक्टेंट को सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, यानी रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व but amount of one reactant is present in large amount and rate does not depends on the amount of that reactant. Such reaction are called pseudo first order reaction. ऐसे रिएक्शन को pseudo first order reaction कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है इन्वर्जन ऑफ शुगर इन एक्वस मीडिया। जब शुगर को मैं वाटर में डालता हूं तो शुगर डिकम्पोज होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाती है। अब वाटर की मिकदार यहां पे बहुत ज्यादा होती है, रिएक्शन की रफ्तार सिर्फ शुगर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। शुगर की कंसंट्रेशन जब मैं डबल करता हूं तो रेट डबल हो जाती है, आधी करता हूं तो रेट आधी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि शुगर के हिसाब से ये फर्स्ट ऑर्डर है। वाटर चूंकि बहुत ज्यादा मिकदार में सॉल्वेंट है, उसकी कंसंट्रेशन कम ज्यादा करने से रिएक्शन की रफ्तार पे फर्क नहीं पड़ता। सच रिएक्शन आर कॉल्ड सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है। जब इसको मैं इथानॉल से मिलाता हूं तो इथानॉल एज ए सॉल्वेंट बिहेव करता है। इथानॉल बहुत ज्यादा मिकदार में है, इथानॉल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, बहुत ज्यादा मिकदार में एज ए सॉल्वेंट भी बिहेव कर रहा है। अब इथानॉल की कंसंट्रेशन चेंज होने से रिएक्शन की रफ्तार पे फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे रिएक्शन को सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। इससे बनेगा इथाइल एसीटेट प्लस वाटर।
इथाइल एसीटाइड प्लस वाटर। तो सच काइंड ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड, सच काइंड ऑफ रिएक्शन को हम नाम देते हैं किसका, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उम्मीद है ईसा खान जदून आप भी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, अक्सर सवाल पूछते हैं और अच्छे सवाल पूछते हैं, तो आपका जवाब आपको मिल गया होगा। स्टूडेंट एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आइंदा किसी का मैसेंजर पे, किसी का व्हाट्सएप पे, किसी का फोन नंबर पे क्वेश्चन डील नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है वहां से हर एक स्टूडेंट का देख के क्वेश्चन को उठा के रजिस्टर में लिखना, फिर उसका आंसर करना। हमेशा वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछें। अगर आपका क्वेश्चन इररेलेवेंट भी है फिर भी आप मेरी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछें, जो रीसेंट वीडियो अपलोड होती हैं तो वो मेरे लिए निस्बतन आसान होता है। यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी एडवाइस करें, रिकमेंड करें। इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ये ग्रामर पब्लिक स्कूल कराची, ये भी मेरी रेगुलर व्यूअर हैं, मिसबा ने ये सवाल पूछा है। क्वेश्चन मिसबा का ये है कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट का यूनिट क्या होगा। दो सवाल पूछे हैं मिसबा ने। पहला मिसबा का क्वेश्चन है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा। तो मिसबा में आपको टेक्निक समझा देता हूं, आप खुद यूनिट कैलकुलेट कर दें। टेक्निक क्या है, बहुत ही शॉर्टकट टेक्निक है। किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट डिटरमिन करने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 - n पर सेकंड। यहां पे n का मतलब क्या है, यहां पे n का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब स्टूडेंट क्या हुआ, n 0 है तो मेरे पास 1 - 0 तो क्या आएगा, 1 आएगा। जब 1 आएगा तो बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, या इसको मैं लिख सकता हूं मोलर इनटू पर सेकंड, क्योंकि मोल पर डेसीमीटर क्यूब को मोलर भी पढ़ते हैं। तो ये यूनिट था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जब किसी भी ऑर्डर का यूनिट आप फाइंड करें तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़ टू द पावर 1 - n पर सेकंड। n की जगह ऑर्डर लगा दें, आप यूनिट फाइंड कर सकते हैं। मिसबा का दूसरा क्वेश्चन है कि रेट कांस्टेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है। मिसबा इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आमतौर पर एमसीक्यूज के अंदर आता है और स्टूडेंट इसमें गलती करके आता है। 99.9% स्टूडेंट को इसका आइडिया नहीं होता, वो ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन गलत पे अटेम्प्ट करके आ जाता है। क्वेश्चन होता है कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 3 नेचर ऑफ रिएक्शन, नंबर 4 बोथ एंड सी। तो स्टूडेंट याद रखना, रेट कांस्टेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और नेचर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है दो चीजों पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड करने का जो फार्मूला है n-1, क्या इससे हम तमाम कंपाउंड पे, तमाम मॉलिक्यूल पे अप्लाई कर सकते हैं? तो स्टूडेंट आंसर इज नो। तमाम मॉलिक्यूल, तमाम कंपाउंड पे इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। चंद सिंपल कंपाउंड पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले पे हम रिलाय नहीं कर सकते। इस फार्मूले के मुताबिक हम ईटा में एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास वाटर है, वाटर का फार्मूला होता है H2O, 3 एटम है, n-1 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू n-1। तो स्टूडेंट 3 एटम है, -1 करें, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, वाटर पे अप्लाई हो सकता है। अगर मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया में 4 एटम हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड 4-1 आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड को ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेडिक्ट सही तरीके से नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है P4 में अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड आने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हमारे पास कुछ 5 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अगर हम इसमें फार्मूला लगाएं
चूंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड करने का फार्मूला साइक्लिक कंपाउंड में होता है n-1 प्लस नंबर ऑफ रिंग, तो ये यहां पे ये फार्मूला भी फिट नहीं आता। चूंकि यहां पे अगर हम रिंग देखें तो 1 2 3 4 रिंग बनने चाहिए, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होने चाहिए, n-1 प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो इसके मुताबिक तो 7 होने चाहिए थे, लेकिन 7 नहीं होते, कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो मतलब ये फार्मूला यहाँ पे भी फेल हो जाता है। तो इसलिए इस फार्मूले पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। सिंपल कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड करने के लिए यूज हो सकता है। फिर आपका सवाल हो सकता है सर फिर हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मेरे सेशन तक वेट करना पड़ेगा, जब मैं आपको वेस्पर थ्योरी पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको वेस्पर थ्योरी के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको वीबीटी पढ़ाऊंगा। तो फिर इसके बिहाइंड कुछ एक्सेप्शन टेक्निक्स होती हैं, वो नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं। आप देखते ही समझ जाएंगे कि किस कंपाउंड में कौन सी टेक्निक लगानी है। तो दैट इज नॉट द जनरल फार्मूला टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन ऑल सेट ऑफ कंपाउंड। इट इज एप्लीकेबल ओनली a few simple molecule, or it is applicable on only few simple compound or ions, but overall this formula cannot be used. For example, हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं P4O6। P4O6 में 10 एटम हैं। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास 9 बॉन्ड आने चाहिए, लेकिन इसमें 12 बॉन्ड होते हैं, इसमें 12 बॉन्ड होते हैं। तो ये फार्मूला यहां पे भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब स्टूडेंट क्या करना, अगर हम रिंग के हिसाब से लगाएंगे, 4 रिंग हैं, तो n-1 प्लस नंबर ऑफ रिंग, तो हमारे पास 10 - 1 9 प्लस 4, तो ये तो 13 आता है। यहां पे अगेन ये फार्मूला फेल हो जाता है। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। सेम इज द केस फॉर P4O10। P4O10 के लिए भी सेम केस है। जब अगर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनने चाहिए, अगर हम देख के इसको अप्लाई करते हैं 9 बनने चाहिए सिग्मा बॉन्ड, तो 9 तो नहीं बनते। अगर हमने स्ट्रक्चर लिख के अप्लाई करें, जब हमने स्ट्रक्चर लिख दी तो फिर फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए। स्ट्रक्चर से तो हम गिन भी सकते हैं, फार्मूला तो उस वक्त हमें काम आता है जब हम डायरेक्ट फार्मूले से फाइंड कर सकें। तो इसलिए दैट इज़ नॉट रिलायबल फार्मूला। Yes, you can predict number of sigma bond for some simple compound, but there are number of compound जिस पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये 1 फार्मूला है, इसके नंबर ऑफ अदर, इसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं, इसके पीछे असूल हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमें देखने पड़ेंगे। वो हमें जब मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा वहाँ पे हमें देखने पड़ेंगे। तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सजेस्ट डू लर्न केमिस्ट्री विद अथेंटिक केमिस्ट्री टीचर। अथेंटिक केमिस्ट्री टीचर या अथेंटिक किसी भी सब्जेक्ट का टीचर क्या है, इस पर मेरी डिटेल 2 घंटे की वीडियो आएगी, तो आने वाले 1-2 दिनों में वो अपलोड होगी। आपने देखना है, फिर आपने वो क्राइटेरिया टीचर्स पे अप्लाई करना है, और फिर आपने डिसाइड करना है कि हु इज़ अथेंटिक टीचर एंड हु इज़ नॉट अथेंटिक टीचर, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ योर फ्यूचर। डू लर्न, बट डू लर्न फ्रॉम अथेंटिक, इफेक्टिव, स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बिलाल मसीह ने पूछा है, यूएई से ए लेवल के स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन है कि व्हेन ए पर्सन बाइट पीस ऑफ एल्युमिनियम इन सच अ वे दैट aluminum foil press against the dental filling will experience a sharp pain. Why? बिलाल मसीह का क्वेश्चन है कि जब कोई बंदा एल्युमिनियम फाइल को दांतों के नीचे इस तरह चबाए कि वो एल्युमिनियम फाइल डेंटल फिलिंग के साथ टच हो, तो उसको बहुत सख्त पेन होता है। क्यों? बिलाल मसीह, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली। चूँकि मॉडर्न डेंटल साइंस के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है डिकेइंग ऑफ टीथ को फिल करने के लिए, वो डेंटल अमलगम कहलाता है। डेंटल अमलगम एक्चुअली 3 चीज़ों का अलाय होता है, दैट इज़ सिल्वर, टिन और मरकरी। इस डेंटल अमलगम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है 0.67 वोल्ट, 0.67 वोल्ट, जबकि
एल्युमिनियम की जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है -1.66 वोल्ट। तो जब हमारे पास डेंटल अमलगम और एल्युमिनियम फाइल जो होती हैं, ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, जिसमें अमलगम जो हमारे पास होता है एनोड होता है, जबकि हमारे पास जो एल्युमिनियम फाइल होती है वो एनोड होती है, चूंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और जो हमारे पास अमलगम होता है वो कैथोड के तौर पे काम करता है, जबकि सलाइवा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है। इस तरह बेसिकली ये एक सेल होता है। जब डेंटल फिलिंग के साथ एल्युमिनियम फाइल इन कांटेक्ट आती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट जनरेट होता है, और ये जो करंट होता है ये सेंसिटिव होता है नर्व्स ऑफ टूथ के लिए, टीथ के नर्व्स को सेंसिटिव करता है, जिससे शार्प पेन होता है। तो दैट इज द रीजन कि जब भी हमारे पास डेंटल फिलिंग, किसी के दांत में फिलिंग की हो, तो उसे एल्युमिनियम से बना हुआ कंटेनर जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में यूज़ होता है, उसको दांतों से नहीं खोलना चाहिए, और ख़ास तौर पे उस दांत को वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें फिलिंग हुई हो, क्योंकि अगर फिलिंग वाले दांत के साथ वो एल्युमिनियम ने इन टच हुआ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, जो कि एक झटका सा आपको महसूस कराएगा। होपफुली बिलाल मसीह कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अलिशबा रहमान बफा से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि साल्ट ब्रिज को हम लेड स्टोरी बैटरी में क्यों यूज़ नहीं करते, हालांकि लेड स्टोरी बैटरी गैल्वानिक सेल है। अलिशबा रहमान, इट्स अ गुड क्वेश्चन कि लेड स्टोरी बैटरी अगरचे सेकेंडरी सेल है, यानी लेड स्टोरी बैटरी गैल्वानिक सेल है, लेकिन इसमें हम साल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते। इसकी दो रीज़न हैं। पहली रीज़न यह है कि दोनों इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, दोनों एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप हैं। जब एनोड और कैथोड एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप होते हैं तो ऐसे सेल के लिए हमारे पास साल्ट ब्रिज यूज़ नहीं होता। साल्ट ब्रिज उस वक्त यूज़ होता है जब इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड दो डिफरेंट सॉल्यूशन में डिप हो, फिर हम साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं ताकि वो इन सॉल्यूशन को मिक्सिंग किए बगैर इनके दरमियान इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बनाए। दूसरी रीज़न, लेड स्टोरी बैटरी में एनोड और कैथोड दोनों के जो प्रोडक्ट हैं वो सॉलिड हैं। दोनों केस में लेड सल्फाइड बनता है, तो इसलिए सॉलिड प्रोडक्ट जो हैं इनके आपस में मिक्सिंग के कोई चांसेस नहीं होते। दैट इज द रीजन कि देयर इज नो नीड ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन द लेड स्टोरी बैटरी ऑल्दो इट्स अ गैल्वानिक सेल। तो स्टूडेंट, ये थे आज के क्वेश्चन आंसर सेशन। फिर भी किसी जगह किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चन वाया वीडियो। लेकिन एक बार फिर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट आस्क क्वेश्चन ऑन मैसेंजर, डू नॉट आस्क क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, एंड डू नॉट आस्क क्वेश्चन ऑन माई सेल नंबर। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बंद कर दिया था, लेकिन एक सवाल और मेरे माइंड में आ गया कि शाप मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है, चले उसको भी मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ। शाप बड़े अच्छे स्टूडेंट हमारे, ये एडवर्ड कॉलेज के स्टूडेंट और अक्सर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, देखते हैं और चीज़ें भी पूछते हैं। इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना के भेजी थी कि सारे इसको कैसे नाम देंगे, CH3, CH2, CH, CH3, CH3। तो शाप बेसिकली ये आपकी स्ट्रक्चर थी, ऐसी आपने स्ट्रक्चर बना के भेजी थी कि इसको सर हम कैसे नाम देंगे। तो शाप याद रखना, ये आपके पास बेसिकली अल्काइल है। जब इस तरह की चैन आ जाए तो आपने फॉर एग्जांपल ये किसी पेरेंट चैन के किसी भी नंबर 6 के साथ अटैच है, तो अब आपने क्या करना, आपने पहले इसका नंबर मेंशन करना है 6, आपने यूज़ करना है ब्रैकेट के अंदर इनकी पोजीशन मेंशन करनी है। ये 1 पे है, 1 2 3 4 5, ये 1 पे है, ये 4 पे है, तो आपने लिखना है 1,4 डाईमिथाइल, 1,4 डाईमिथाइल पेंटाइल, ब्रैकेट बंद कर देना है।
आगे आपने एज यूजल IUPAC नाम दे देना होता है। तो शाहब आपने व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिखा था कि 1-4 कैसे बनता है। 1-4 ऐसे बनता है, देखिए ये कनेक्शन पॉइंट है, ये हमारा कनेक्शन पॉइंट है, ये 1 पे है तो इस पर सब्स्टिट्यूट है 1 2 3 4 5, या ये 5 ले रहे हैं तो ये दूसरी 4 पे बनती है। इस तरह 1-4 बनता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी स्टूडेंट। आई एम सो सॉरी कि मैंने कहा था कि 2 बजे इस वीडियो को अपलोड करूँगा, यानी 10 मई 2 बजे नहीं हो सकी ड्यू टू सम रीज़न और अदर। अब आपकी ये वीडियो अपलोड मैंने की। उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हुई, आया आपकी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुई, आया आपने इससे कोई सीखा या कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।